तो अब हमने काफी वर्ग कुंडलियां देखी। मैंने एक ही तत्व रखा है, कारक भाव और भावाधिपति पे राशि दृष्टि क्या है इस प्रकार से देखना, और उससे उसके जो अलग अलग छटाएं हैं उसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम वर्ग विश्वा देखते हैं, वर्ग की स्ट्रेंथ देखते हैं, तो सहसा सबसे ज्यादा जो शक्ति है या सबसे ज्यादा जो अंक है वो लग्न और नवांश को दिए जाते हैं। उसके बाद में सब आते हैं। तुर्यांश तो आधा ही अंश मिलता है, वो भी षोडश वर्गों में मिलता है, और इसलिए हम षोडश वर्ग के ही षोडश वर्ग बल तुर्यांश में देखने की चेष्टा करेंगे। अब ये तुर्यांश क्या है, तो तुरीय अवस्था जो योग मार्ग वगैरह में आगे होंगे उनको मालूम है, उसको फोर्थ अवस्था रहती है योग में। तो इसलिए तुरीय बोलने के बाद में चार, ऐसा वो भूत संख्या के हिसाब से चौथा वर्ग इस प्रकार से, चतुर्थांश भी आप उसको बोल सकते हैं, हालांकि उसे तुरीयांश ही कहा गया है पाराशर में। तो इसे क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है, और फिर क्या होता है कि यही जो कारण है अभी जो हम आगे देखेंगे कि इसी वजह से वो, ऐसा तो हम लोग भी कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, पर ये तुर्यांश को लगता नहीं है। क्योंकि उसके बारे में जब कहा गया है, हमने वो बाकी तो चीजें पहले ही देखी है कि कौन से वर्ग बल रहते हैं आदि, तो मैं उसमें से जल्दी स्किप करता हूँ। और षोडश वर्ग में किस प्रकार से देखे गए हैं, तो लग्न को 3 है, 3.5 है करीबन, सॉरी, है ना, नवमांश को 3 अंश दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और बाकी सबको आधा आधा बिंदु मिलता है, इसको भी आधा बिंदु मिलता है। इसलिए इसका प्रभाव कितना होगा, तो कुछ प्रमाण में होगा। इसका अर्थ जो मूल राशि चक्र है इसकी छटाएं शायद यहाँ से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैं इसे समझता हूँ। मैं इसे स्टैंड अलोन चार्ट नहीं समझता कि केवल वो देख के हम करेंगे तो जो हमारी राशि चक्र है उसको वो उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको वो मदद जरूर कर सकता है, उसमें भी कुछ न कुछ दिखेगा। और मैं जैसा बार बार, अभी तो ये सुन सुन के भी लोग परेशान हो गए होंगे, पर हमारी एज में आदत रहती है एक चीज को 10 बार कम से कम बोलना। तो उस वजह से हमको ये समझना है कि यहाँ हम राशि दृष्टि लेते हैं क्योंकि ग्रह दृष्टि अंशों में बताई हुई है, और राशि दृष्टि में उसकी जरूरत नहीं है। वो हर राशि अपने से अमुक एक जगह पे जो राशि रहती है उस पर अपना प्रभाव डालती है, और वो राशि में जो ग्रह है वो भी प्रभाव डालते हैं। इस तत्व पे ही चलता है राशि दृष्टि, तो इसलिए वहां हम राशि दृष्टि का प्रयोग करेंगे। और फिर वो तो अब पता हो गया है, वो हमने इतने बार बोले हैं कि उसको बार बार दोहराने में भी कोई अर्थ नहीं है कि 15 और 20 के जगह बहुत अच्छा, 10 और 15 के बीच में थोड़ा मध्यम, फिर उससे कम और 5 के नीचे कोई फल नहीं मिलता, इस प्रकार कहा गया है पाराशर में। ऐसे तो हर आचार्य ने, विद्वानों ने वर्ग कुंडलियों के बारे में कहा है, परंतु जातक पारिजात रहे, हमारे फल दीपिका रहे, इन्होंने 10 वर्ग की बात की है। 10 वर्गों के बाद में उन्होंने अपना रिकॉर्ड शायद बंद कर दिया है, तो इसलिए षोडश वर्ग पूरे पराशर जी ने दिए होने से मैं उन्हीं को जो बोला है उसी को हम प्रमाण मानते हुए आगे चलेंगे इसमें। तो अब इसको मैं लार्जर करने की कोशिश करता हूँ। सर अब वो दिख रहा है ना चार्ट और बाकी चीज आ गई है ना? हाँ जी, चार्ट दिख रहा। हाँ, तो देखिए चतुर्थ भाव बोलते साथ या 12 से डिवाइड करना या ऐसा करके हम जो सोचते हैं तो वो हर वक्त होता नहीं है। पाराशर बोलते हैं तुर्यांश भाग्य चिंतन, और मैंने ये पहले भी ले सकता था, इसलिए ये बाद में खवेदांश आएगा तो उसमें इसका संबंध कुछ न कुछ होगा, इसीलिए इस प्रकार से मैंने उसको अरेंज किया। वरना तुर्यांश को पहले ही ले लेना चाहिए था यदि हम 1 2 3 4 इस प्रमाण में गिनते तो। तो तुर्यांश से भाग्य की चिंता करना चाहिए, ऐसा कहा गया। और इसलिए हम जो अभी तक प्रथा का अनुशीलन कर रहे हैं या पालन कर रहे हैं, उस प्रकार से हम नवम भाव, नवम भावाधिपति और नवम भाव के कारक, इन पे राशि दृष्टि होने से इनके भाग्य में क्या इजाफा हो रहा है या कम हो रहा है, इसको देखने की चिंता शायद इससे कर सकते हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ।
भाग्य का चिंतन होने से प्रयत्न आता है कि कारक किसको मानना। तो हमको राज्य अधिकार आदि इस बारे में वो भी कई बार भाग्य से मिलता है, बहुत बार मिलता है भाग्य से। तो सरकार वगैरह जो है इसके लिए हम सूर्य को देखेंगे, और धन आदि के लिए हम गुरु को देखेंगे। ये दोनों अधिकार और धन रहा तो आदमी को उसका भाग्य अच्छा है ऐसा समझा जाता है, इसलिए हम यहीं पे उसे रुकेंगे। ऐसे तो भाग्य हर जगह है, माता का भाग्य के लिए चंद्र को हम देख सकते हैं, परंतु यहाँ भाग्य चिंतन हम जो बोला है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका संबंध नवम भाव से है, इस भाग्य की वो बात कर रहे हैं। और इसलिए कारकों में हमने गुरु और सूर्य को समझा है कि इन पे क्या प्रभाव हो रहा है ये देखने की कोशिश करेंगे, इससे इनके भाग्य में वृद्धि हुई होगी, इस प्रकार से हम समझते हैं। उनका जो जन्म राशि चक्र है वो तो बहुत क्लियर आपको बताता ही है, वहां कोई सवाल नहीं है। भाग्य भाग्य में बैठा हुआ है, लग्न प्रबल है, लग्नेश खुद लग्न को देखता है, दशम भाव में बुध जो है वो उच्च के होके एक प्रकार का भद्र महापुरुष योग कर रहे हैं। मैं एक प्रकार का इसलिए बोलता हूँ कि उनके साथ शुक्र भी है तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, परंतु वो दिखा रहा है कि ऐसा तो ठीक ही होगा सब। परंतु हम तुर्यांश से भाग्य की तरफ किस प्रकार से देखेंगे, धन आदि भी समझ सकता है हमको, तो वो बात नहीं है, पर हम कुछ और चीजें दिखती है कि इसका कोशिश करेंगे। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि तुर्यांश में नवम भाव में जो सूर्य स्थित है उस पर राहु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, और वो 11.38 वगैरह होने से शक्तिशाली है। ये शक्ति और जो क्षीणता है ये उस व्यक्ति के जन्म स्थल पे जन्म के वक्त उसकी क्या स्थिति थी उससे उसको जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। इसीलिए कई बार हमको धनी कुटुंब में जो पैदा होता है वो बड़ा होने के बाद वो बहुत भी बड़ा हो जाए तो भी आपको इधर विषोपक बल बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, परंतु बिल्कुल गरीब परिस्थिति से जो आया उसका शायद विषोपक बल ज्यादा दिखेगा। तो इसको आप जब इसी को हम देश काल पात्र आदि कहते हैं, उसे जरूर ध्यान में रखिए, वरना ऐसा लगता है वॉरेन बफेट के समान आदमी के क्या है, ज्यादा से ज्यादा 14-15 की तरफ ही जा रहा है, ज्यादा तो जा नहीं रहा है, तो ये इसकी इतनी क्यों प्रगति हुई, तो उसका कारण ये है। इसे हम समझ लो, मैं दोहराते रहता हूँ, पर मुझे लगता है कोई बाद में यदि ज्वाइन हो गए होंगे तो उनको भी ख्याल में रहे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये संभ्रम की स्थिति बन जाती है बहुत बार। मैं जब लॉन्ग बैक जब जवान था तो ऐसा मुझे भी होता था, तो सभी को होगा, उसमें कोई अचरज की बात नहीं। तो अब नवम भाव पर और नवमाधिपति पर राहु की दृष्टि आ गई, वो बली है। और धन कारक जो है हमारी गुरु, उनका क्या होगा, उनकी स्थिति कर्म भाव में ही है, वो दशम भाव में ही बैठे हुए हैं, वो खुद की राशि में है, और वो द्विस्वभाव राशि होने से सभी द्विस्वभाव राशियों के ग्रह उन पर दृष्टि डालेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए उनपे मैं बल वगैरह गिनता नहीं हूँ, क्योंकि वहां दिए ही हुआ है मैंने, तो उसे बार बार बोलना भी ठीक नहीं होगा। तो वहां पर उनके साथ खुद बुध बैठे हुए हैं जो 14 कुछ विषोपक बल लेके बैठे हुए हैं। बुध वहां है ही, उनका संबंध व्यवसाय से भी आता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, तो ट्रेडिंग से आता है। उनपे शुक्र भी देखते हैं, उनपे शनि भी देखते हैं, उनपे मंगल भी देखते हैं, और हम यहाँ देखेंगे कि 10 से कम कोई भी नहीं, तो रिलेटिवली अच्छी ही स्थिति रहेगी, ये हम समझ सकते हैं। पर ये भाग्य आएगा कहां से, इसको यदि हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शनि को दो लोगों में यदि कुछ मनमुटाव होगा तो उसको जोड़ने वाला वगैरह भी कहा गया है। इसका अर्थ मैं ये लेता हूं कि लॉ है, कमीशन है, इंश्योरेंस है, इसमें क्योंकि क्लेमेंट को ज्यादा होना, इंश्योर को कम देना है वगैरह, ये जो इंश्योरेंस को कम देना है ऐसा रहता है, तो उसके बीच में एक दुआ सर्वेयर करके बोलते हैं उसको, वो रहता है जो उसको उनमें सामंजस्य लाता है। इसी प्रकार से कानून में भी होता है, तो इन सभी चीजों में आपको दिखेगा कि ये रहेगा। फिर शनि है अष्टम द्वादश का कारक भी होने से
ये अनपेक्षित होने वाली घटना, इसमें खर्चा भी होने की बात रहती है, तो नुकसान भी हो सकता है और अनपेक्षित भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो मैं उसे शेयर मार्केट का भी कारक मानता हूँ। इसमें बहुत सारा, उसमें यदि हमें यश प्राप्त सतत करना है तो उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। हमें हर चीज को गहराई में जाके समझने की जरूरत पड़ती है, तभी उसके साथ हम खेल सकते हैं। इसलिए शेयर बाजार, इंश्योरेंस में उनकी भाग्य की वृद्धि हुई। इसमें शेयर बाजार में हुई, ये तो करीबन सभी को पता है, पर उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी भी खरीदी थी। अब उनकी जीवनी देखेंगे तो समझ जाएगा, है ना। और फिर कारखाने, तो कारखाना भी उन्होंने खरीदा था। हमने पहले देखा हुआ है, जो हमने जो कि मैंने मेरे ख्याल से उनके नाम भी कंपनी के दिए। उसी को बाद में उन्होंने, वस्त्रोद्योग का कारखाना था वो, इसलिए वस्त्रोद्योग आने से शुक्र का जो प्रभाव है वो वहां दिख रहा है। उसी को फिर उन्होंने वो बर्कशायर हैथवे में कन्वर्ट कर दिया, उसी नाम से खरीदा था वो। फिर पोस्ट ऑफिस और रेडियो कंपनी, ये भी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जिसमें इन्होंने अच्छा कमाया, इसमें इनका भी हाथ है। उनकी जीवनी देखेंगे तो आपको समझेगा। बुध आपको मालूम है कि वार्तालाप का ग्रह है, इसलिए जो भी हम चीजें इधर से उधर भेजते हैं या एक दूसरे से जो वार्तालाप करते हैं, इसका वो अधिपति होने से, नैसर्गिक कुंडली में तृतीय भाव का वो अधिपति होता है। और तृतीय भाव ये, हम हमारे कंठ से संबंध होने से हम भी बात जो करते हैं एक दूसरे से, तो कंठ से ही हमें ध्वनि निकालनी पड़ती है, इसलिए उसको कम्युनिकेशन का, अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेशन का वो कारक है। उसमें भी उन्होंने कमाई की है। सूर्य का क्या हुआ, तो सरकार और पिता, इनसे इनको कमाई हो सकती है। इनके पिता अच्छे धनी इंसान थे, 4 बार वो यूनाइटेड स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव हुए थे, है ना। और वो खुद भी इन्वेस्टमेंट का काम करते थे। कुछ शायद उनको लगन इसी से हुई होगी पिता से, ये एक संभव है। सरकार का संबंध ये आता है कि वो कुछ यूएस के बॉन्ड थे, उनके अगेंस्ट पैसा देना वगैरह का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इसी प्रकार से उन्होंने एक डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें उन्होंने बहुत धन कमाया। ये जो कोष में गुरु स्थित होते हैं, ये हमें मालूम। कोष को हम बैंक बोल सकते हैं, यानी तो उनको ऐसा भी धनद कहा जाता है गुरु को। और धनद कुबेर का नाम है। और कुबेर आपको मालूम है कि ये देवों के कोषाध्यक्ष थे, यानी देवों के बैंकर थे। इसलिए गुरु का संबंध सलाह देना, पढ़ाना और फाइनेंस से आता है, बैंकों से आता है। आप देखेंगे भी कि गुरु का संबंध रहेगा, जब कोई बैंकिंग या फाइनेंस इंडस्ट्री में जाएगा तो उस पर राशि चक्र में आपको ख्याल में आ जाएगा। उसे अप्लाई करके देखना, मैंने बोला इसलिए उसे मानना नहीं चाहिए। केवल बाबा वाक्यम प्रमाणम ज्योतिष में अलाउड नहीं है। तो ये होने के बाद में फिर राहु क्या कर रहा है, क्योंकि राहु आखिर में उस नवम भाव के सूर्य पे अपनी दृष्टि तो रख ही रहे हैं, तो छोड़ नहीं रहे। अन्वेषण, किसी भी चीज के गहराई में जाने से के उसको ढूंढने की जो आदत रहती है, ये राहु की रहती है। वो स्वभाव से थोड़ा बहुत शक लेने वाला होता है। उसका रहना वल्मीक में रहता है। वल्मीक को हम, जो सांप की बाबी या हमारी धीमक की बाबी रहती है, उसको वल्मीक कहते हैं। उसमें यानी अंधेरे में जाने की उसको आदत रहती है, वहां कुछ न कुछ ढूंढ निकालने की उसकी शक्ति है, इसीलिए उसका स्थान वल्मीक कहा गया है ना, राहु का। अब इसका अंदर में ढूंढने से क्या संबंध है, ऐसा यदि प्रश्न आएगा तो मेरे ख्याल से बृहद संहिता में भी लिखा होगा कि जहां भी सांप की बाबी रहती है या धीमक की बाबी रहती है ना, वहां से 100 गज के अंदर में पानी रहता है। और ये जो बाबी बनाते हैं वो पानी को ढूंढते हुए ही अंदर जाते हैं, धीमक जो रहती है। तो इसलिए राहु का संबंध, कोई भी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से समझने के लिए राहु बहुत महत्व का ग्रह हो जाता है। मेरे ख्याल से एक बार हमने कभी इसके बारे में चर्चा भी की थी, शायद पिछले साल, मुझे याद नहीं है, कि इंटेलिजेंस में जाने वाले आर्मी वाले कैसे होंगे तो राहु का संबंध होगा वगैरह, ऐसी कुछ बात हुई थी, आपको याद भी होगा। तो इस प्रकार से
इनके भाग्य में सबसे ज्यादा जो प्रभाव काहे का हुआ, ये समझने में ये हमें कुछ प्रमाण में मदद करती है। सूर्यांश कुंडली जो है, इसलिए भाग्य का चिंतन यहाँ से करना ऐसा ही कहा गया। यहाँ सुख की बात नहीं की गई, वो हमने पहले देख ली है मेरे ख्याल से चतुर्विंशाशस में। आजकल याददाश्त जरा कम होती जा रही है, तो नहीं, वहाँ पे बलाबल भी देखा जाता है, अलग अलग भाव देखे गए हैं। अक्षय वेदांश में आगे आएगा, खवेदांश में ही आने वाला है कि जहाँ उन्होंने अलग अलग हमारे मन के स्थिति के बारे में हम यदि उसे सोचे किसी ढंग से, तो शायद ये जातक के मन में अंदर क्या चल रहा था या किसके उसको परिणाम मिले प्रत्यक्ष में, इसके बारे में हम शायद वर्ग कुंडली से जान सकते हैं। मैं स्पष्ट बोलने के लिए ऐसा भी बदनामी हूं, पर फिर से मैं रिइटरेट करता हूं कि मैं सहसा वर्ग कुंडली का प्रयोग बहुत कम बार करता नहीं हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। राशि चक्र और नवमांशों से मेरी आधी नैया पार हो जाती है, उसमें 20 में से 6 या कभी कभी 8-9 मार्क्स भी उसको मिल जाते हैं, तो 50% जो शक्ति है उसी से ग्रह प्राप्त कर लेते हैं, और इसी प्रकार से मैं देखता हूँ। परंतु वर्ग चक्र में इस प्रकार से हम इसके गहराई में जरूर जा सकते हैं, और गहराई में जाने का कारण इतना ही है कि, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वर्ग चक्र सचमुच किस प्रकार से देख रहा है, इसके बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं की हमारे पूर्वजों ने। कुछ कुछ जगह है कि फलाने ग्रह के दृष्टांत में यदि एक्स ग्रह रहेगा तो इस प्रकार के वो परिणाम देगा, है ना, परंतु वहां भाव का कुछ संबंध नहीं आता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से होरा रत्न वगैरह में आपको मिलेगा वो काफी, शायद यदि मुझे याद है तो कुछ प्रमाण में वराहमिहिर ने भी बृहद जातक में बोला है। परंतु क्या ये स्टैंड अलोन है, तो मुझे ऐसा लगता है, वो मैं स्पष्ट बताता हूँ, कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो स्टैंड अलोन चार्ट्स हैं, वो चार्ट्स को हम ऐसे के ऐसे देख के, उन वर्ग चक्र को देख के सब कुछ बता सकते हैं। तो वो तो सचमुच प्रयोग करके देखने के बाद ही हमें समझेगा कि हो सकता है कि, मुझे थोड़ी सी शंका है, मैं ऐसा भी थोड़ा बहुत शंका लेने वाला हूँ इंसान, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और इस प्रकार से हम तुर्यांश को यदि देखें कि भाग्य का, इसके भाग्य के उदय में किस किस का हाथ होगा, या इसके भाग्य को कम करने में किसका हाथ होगा, इसको हमको देखना पड़ेगा शायद। उसी के लिए हम इसमें क्षीण कहाँ हो रहा है वो देख सकते हैं। तो अब केतु जैसा उनका अष्टम भाव में है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम सूर्यांश कुंडली की ही बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है, उनको वो बुधा के एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस वक्त उनके वो खबर आने से उनके स्टॉक के मार्केट के में उनके रेट कम हो गए थे, उनकी कंपनी की वैल्यू कम हो गई थी, और वो हजारों करोड़ डॉलर्स में कम हो गई थी, क्योंकि उनका होल्डिंग भी उतना बड़ा। ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। चंद्र भी षष्ठ पे देखता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जिनको प्रॉब्लम होता है उनको यूरिनेट करने में तकलीफ होती रहती है। तो चंद्र है वो पानी है, और चूंकि वो षष्ठ से संबंधित है, तो किसी रोग में पानी रिलीज होने से या वो किडनी से भी संबंधित भाग आता है, षष्ठ भाग, तो हो सकता है। पर इसको मुझे लगता है, इसको हम जरूरत से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसे नहीं कह सकते। प्रश्न ये आता है कि क्या हमें इनकी जीवनी मालूम नहीं रहती तो हम इस प्रकार से बोल सकते थे क्या? तो शायद नहीं। हाँ, भाग्य की वृद्धि के बारे में शायद हम बोल सकते थे, इसलिए मैं इसे सुस्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है। और आप लोग भी इस पे, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मैंने देखा है कि आईकैस में लोगों को काफी कुंडलियां जमा करके उस पर रिसर्च करने की बहुत आदत है, जो हमारे वक्त तो थी नहीं। हम ऐसे ही अपने दिल के दिल में सोचते थे, कुछ तो भी प्रिंसिपल्स बना लेते थे, शॉर्टकट मारते थे। तो इस पे भी विचार किया जाए, यदि किसी ने सोचा कि मैं केवल तुर्यावश पे ही करूंगा, इस प्रकार से यदि कभी हो सके आगे फ्यूचर में, तो वो अच्छा रहेगा। सभी अगले हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके, उस वक्त जो ज्योतिष आएंगे उनको इसमें बहुत मदद मिलेगी यदि इस प्रकार से हो तो। क्योंकि बहुत बार उन्होंने वो बल की बात की है, ऐसा भी बोला है उसी अध्याय में कि भाई यदि सूर्य से दूर ग्रह है तो वो ज्यादा शक्ति देता है वगैरह। उन्होंने और भी पैरामीटर्स बताए हुए हैं हमें, उच्च के होंगे तो और देता है। तो केवल यहीं पे वो रुके नहीं, आप यदि वर्ग भेदाध्याय वगैरह पढ़ोगे पराशरी का, तो वहां पे उन्होंने दिया है। और मुझे यदि याद बराबर है तो इसी प्रकार का जातक परिजात और
मंत्रेश्वर जी ने भी बोला हुआ है, यानी वैद्यनाथ और मंत्रेश्वर जी ने, कि वो बोलते हैं 10 वर्ग तक ही देखना चाहिए, पर 13 ढंग से, 13 प्रकार से देखना चाहिए। 13 में जो 3 जो प्रकार है वो इसके बारे में है कि वो उच्च का है क्या, सूर्य से दूर है क्या, उसे आप वक्र भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने 13 प्रकार दिखाए हुए हैं। स्वग्रह में है, उच्च ग्रह में है, इस प्रकार से, इसलिए वो 13 बोलते, पर 13 वर्ग चक्रों के बारे में नहीं बोलते। तो कभी कभी वो भी भ्रम की स्थिति आती है कि बोल तो 10 वर्ग के लिए है और उधर बोलते हैं कि 13 ढंग से देखना चाहिए, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें रिसर्च की काफी गुंजाइश है, जिनको उस तरफ इंक्लिनेशन है, जिनका उधर झुकाव है रिसर्च की तरफ, वो लोग यदि इसे करेंगे तो ज्योतिष जगत को तो फायदा ही होगा, मदद ही होगी, ऐसा मुझे लगता है।